तो आपने हेडिंग डाल ली, नए चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि हम जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जर्नल या लेजर, जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो कैसे हैं, वो इनकम्प्लीट हैं, मतलब अधूरे हैं, और हमें उन अधूरे रिकॉर्ड्स को देखकर अकाउंट्स बनाने हैं। यानी कि आपको किसी सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट पता लगाना है या उसकी बैलेंस शीट बनानी है, कुछ भी हो सकता है मतलब, और आपको जानकारी भी अधूरी दे रखी होगी, तो इसलिए चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बचपन में इसको हम कहते थे, ये आप लिख लो ब्रैकेट में, इस चैप्टर को कहते थे सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। और ये हमने बचपन में, आज से 10 साल पहले, जब आप बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे थे, क्लास 11th में डाइपर पहन के जब आप घूमते थे, तब आपने पढ़ा था। क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था लास्ट में, सिंगल एंट्री सिस्टम। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वैसे भी 11th का बच्चा थक जाता है तो ये छोड़ देता है ना, छोड़ देता है। तो ये बेसिकली वो चैप्टर जो है अब आपकी छाती पे मूंग दलने दोबारा आ गया तो इस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर हम दो बातें डिस्कस करेंगे, तो आप इसमें दो बाइफर्केशन कर लेना। यानी कि पूरा चैप्टर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हम दो तरीके से कहानी को पढ़ेंगे। पहला तरीका लिख लो आप, नेट वर्थ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, नेट वर्थ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और दूसरा तरीका आप लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ ऑल नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑल नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो मेनली चैप्टर जो है ऐसा समझ लेते हैं हम, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो मेन चीज़ें हमें चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो ऑब्वियसली पहले पार्ट पर ही रहेगा, और दूसरा पार्ट तो आज हम टच भी नहीं करेंगे और ना कर सकते। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास हमारी सिर्फ पहले पार्ट पर ही निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो एक छोटा सा मतलब बस फ्लो चार्ट सा था। अब हम चैप्टर का डिस्कशन जो है मेनली शुरू करेंगे और फोकस रहेगा फर्स्ट पार्ट पर, ठीक है ना। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है उसको पहले हम समझते हैं। आमतौर पे सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये आपको किसी बड़ी कंपनी या मीडियम कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सीए बन के गए कहीं जॉब करने तो वहाँ पर आपकी कंपनी या जो आपका क्लाइंट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करे, नहीं मिलेगा। लेकिन इस सिंगल एंट्री सिस्टम जो ये आमतौर पे कौन लोग फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ही छोटे सोल प्रोप्राइटर है ना, जिनको नहीं पता अकाउंटिंग के बारे में, या उनको ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू रिकॉर्ड करना शायद नहीं आता, या उनका बिजनेस बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। उन्हें लगता है कि क्या फ़ायदा इतनी डबल एंट्री करने का। जैसे आप में से अगर कोई रिलेट करे तो जिसकी घर में अगर शुरू में काम शुरू करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, छोटा काम होता है तो तब डबल एंट्री कोई फॉलो नहीं करता, बट डायरी में सब लिख लेते हैं, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितना लेना है, कितना देना है, हो गया, है ना। तो सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं आमतौर पे छोटे व्यापारी, वो इस तरह का सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसमें तकलीफ ये होती है कि जब ईयर के एंड में या एक साल खत्म हो जाता है जब, तो अब इन्हें भी ये तो लगता ही है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैंने एक साल काम कर लिया तो इस साल मुझे पता लग जाए कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना मुनाफा कमाया है। ये भी चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट पता लग जाए। अब इन्होंने अपनी अकाउंटिंग डबल एंट्री तो कर नहीं रखी होती, इन्होंने तो बस कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी होती हैं। तो आखिर इनका प्रॉफिट पता कैसे चले कि इन्होंने पूरे साल भर काम करके कितना प्रॉफिट कमाया, पता कैसे चले। तो मुद्दा ये है, चैप्टर ये है। तो हम क्या करते हैं, हम इस आदमी से पूछते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि जब आपके साल की शुरुआत हुई थी तब आपकी बिजनेस में पूंजी कितनी थी, यानी कैपिटल कितनी थी। तो मान लेते हैं वो कहता है कि मेरी पूंजी थी 30,000 रुपये। तो जब साल की शुरुआत हुई उसने बताया कि मेरी पूंजी थी 30,000 रुपये। फिर हम उससे कहते हैं कि चलो अब तुम ये बताओ, साल के एंड में आज एक साल कंप्लीट हो गया तो आज तुम्हारी पूंजी कितनी है। तो मान लेते हैं वो कहता है आज मेरी पूंजी है 45,000 रुपये।
तो अगर उसने सिर्फ मुझे ये दो जानकारी दे दी कि मेरी साल की शुरुआत में मेरी पूंजी, मेरी कैपिटल थी 30,000 रुपये और साल के एंड में मेरी पूंजी है 45,000 रुपये, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब दैट मीन्स ये बड़ा एपेरेंट है कि तुमने साल भर काम कुम करके 15,000 रुपये का मुनाफा कमाया है। तो क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हो? तो ये सबसे सिंपल और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होता है किसी सोल प्रोप्राइटर को उसका प्रॉफिट बताने का कि भाई तुम्हारी साल में ओपनिंग जो कैपिटल थी वो कितनी थी 30,000 और साल के एंड में तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल है अगर 45,000, तो इसका मतलब तुमने कितना प्रॉफिट कमाया साल में 15,000। इसको मैं क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ क्योंकि आप बुद्धिमान बच्चे हो। अगर मैं इस प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो कैपिटल अकाउंट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने 12th में बनाया ज़्यादा होता है, काफ़ी बार बनाया होता है, तो उससे आप लिंक बेहतर कर पाओगे। तो आप ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। आप क्लोजिंग कैपिटल कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। तो अगर आप खाता भी बनाओगे और इसको क्लोज करोगे तो एक बैलेंसिंग फिगर आपकी ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड बचनी शुरू हो जाएगी 15,000। इसका मतलब कुछ तो ऐसा 15,000 का हुआ है जिसने इसकी कैपिटल को बढ़ाया है। अब या तो आप कह दो कि इसका मतलब या तो ये घर से और कैपिटल लेकर आया होगा, या तो हम ये मान लें कि ये 15,000 और एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। लेकिन ऐसा तो जानकारी क्वेश्चन में हमें देगा, लेकिन अगर ये जानकारी नहीं दे रखी उसने कहा नहीं मैं कोई कैपिटल एडिशनल नहीं लाया, तो फिर तो यही माना जाएगा ना कि इसका मतलब ये जो 15,000 रुपए से उसकी कैपिटल बढ़ी है ये क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका होता है प्रॉफिट को बताने का कि हम प्रोप्राइटर से ओपनिंग कैपिटल पूछते हैं और हम प्रोप्राइटर से क्लोजिंग कैपिटल पूछते हैं और हम बता देते हैं कि ये तुम्हारा प्रॉफिट है। तो इस मेथड को कहते हैं बेसिकली नेटवर्थ या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। मतलब पहला वाला मेथड जो है वो ये होता है बेसिकली, जिसमें हम प्रोप्राइटर्स की कैपिटल्स को पूछ कर उसका प्रॉफिट बता देते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखो हेडिंग नंबर 1, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं ना, नेटवर्थ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो इसका एक छोटा सा बस हम एक फॉर्मेट या फॉर्मूला लिख लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हम कैसे पता लगाते हैं, आप लिखो, हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल जो भी दे रखी होती है, यानी हम प्रोप्राइटर से उसकी क्लोजिंग कैपिटल पूछते हैं, फिर उसमें हम जोड़ते हैं ड्राइंग्स। अगर उसने कोई ड्राइंग्स कर रखी है तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। फिर उसमें हम घटाते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर वो कुछ एडिशनल कैपिटल साल के दौरान लेकर आया तो उसको हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और हम उससे पूछते हैं फिर ओपनिंग कैपिटल, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल वो जो भी बताता है उसको भी हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फिर जो हमारा आंसर आता है वो हम उसको बताते हैं कि ये तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ये बेसिकली है तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। तो इस तरह से हम, बहुत ही सिंपल तरीका है ये नेटवर्थ मेथड, तो हम उस आदमी का, प्रोप्राइटर का प्रॉफिट या लॉस बता देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है ये भी हमारा लेजर से लॉजिकली चल रहा है, एक बार वो सिखा देता हूं कि अगर मान लो आप इस प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट ही मान लेते हैं, प्रिपेयर करो, तो इस कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन के हिसाब से आप ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट साइड, फिर जितने रुपए वो एडिशनल कैपिटल अगर लाया तो उसको भी आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। अगर उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लिया, जिसको आप ड्राइंग्स भी कह सकते हो, तो उस ड्राइंग्स को आप लिखोगे डेबिट साइड। और उसकी क्लोजिंग कैपिटल जो होती है उसको भी आप लिखोगे डेबिट साइड। तो आप
अगर टोटल करके बैलेंस निकालोगे तो हो सकता है आपका क्रेडिट साइड पर एक बैलेंस बच जाए, जो वो क्या डिनोट कर रहा होगा, प्रॉफिट। तो इसी तरह से बनाते थे ना हम कैपिटल अकाउंट बचपन में भी, तो इसी का फॉर्मूला बना दिया। डेबिट साइड वाली दोनों चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं बेसिकली, तो हम क्लोजिंग कैपिटल को और ड्राइंग्स को ऐड कर रहे हैं, और क्रेडिट साइड वाली दो चीज़ों को माइनस कर रहे हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर रहे हैं और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस जो बच रहा है उसे हम इक्वेशन में कह रहे हैं प्रॉफिट। तो क्लियर हो गया। तो हमारे पास दोनों अल्टरनेटिव तरीके होते हैं, तो ये भी आप लिख लो, ये भी कई बार हो जाता है या क्वेश्चन खुद कह देता है नेटवर्थ मेथड में कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर वो कह रहा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, तो फिर हम ये भी बनाकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोनों में से हम कैसे भी कर सकते हैं, तो चाहे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बना लें या चाहे हम कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में बना लें, कैसे भी बना सकते हैं। अब क्लास 11th अगर ये होती तो मैं तो कह देता टॉपिक खत्म, चलो आगे बढ़े। अब ऑब्वियसली सीए इंटर में तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि ये 2 कौड़ी का फॉर्मूला लगा के आपने प्रॉफिट निकाल दिया और आपके 8 नंबर का सवाल बन जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, तो अब ध्यान से सुनना। आपको वो ये तो बता देगा कि इस व्यक्ति ने कितने रुपए की साल भर में ड्राइंग्स करी है, तो इसकी तो हमें टेंशन नहीं है। आपको वो ये भी बता देगा कि इस व्यक्ति ने साल भर में कितनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो इसकी भी हमें टेंशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल की फिगर को नहीं बताएगा, यानी कि ये फिगर मिसिंग होगी, और साथ ही साथ वो ओपनिंग कैपिटल की फिगर को भी नहीं बताएगा, यानी कि ये फिगर भी मिसिंग हो गई। यानी कि आप एक पनवाड़ी की दुकान पे गए, उसने आपको बुलाया कि सीए साहब मेरा प्रॉफिट बताओ, और आपने पनवाड़ी से पूछा कि चलो तुम अपनी ओपनिंग कैपिटल बताओ, कह रहा मुझे नहीं पता। आपने उससे पूछा चलो तुम अपनी क्लोजिंग कैपिटल बताओ, कह रहा मुझे नहीं पता। तो अब प्रॉफिट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम उससे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं। तो अब सीए साहब क्या करेंगे, तो अब आप नीचे लिखो, इसके नीचे when opening or closing capitals are missing, when opening or closing capitals are missing, then we have to prepare statement of affairs for the respective date. We have to prepare statement of affairs for respective date. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को अंडरलाइन करके उसमें एक बादल बना लेना। तो इसमें आप लिख लेना मन में बैलेंस शीट सोच लो, लेकिन लिखना नहीं है एग्जाम में, बस मन में सोचना है। तो मन में आपको ये सोचना है बैलेंस शीट है, लेकिन एग्जाम में लिखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही है। तो मन में हम सोच लेंगे कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में टर्मिनोलॉजी यूज करनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना। तो अब नीचे जो मैं बना रहा हूँ वो आपको बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट कोई आपको सिखाने की बात नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो बैलेंस शीट ही है मन की आंखों से। यानी कि आप लेफ्ट साइड पर क्या लिखोगे, लायबिलिटीज, राइट साइड पर क्या लिखोगे, एसेट्स। तो जब आपको पनवाड़ी कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी पूंजी कितनी थी बिजनेस में, क्या बातें कर रहे हो पूंजी पूंजी, मुझे क्या पता, मैं पान बेचने आया हूं कि मैं ये पूंजी निकालूंगा अपनी कैपिटल की। तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम मत बताओ। तो हम अपना एक बैठते हैं उसके साथ डायरी लेके, हम कहते हैं चलो ठीक है तुम ये बता दो, आज 1 अप्रैल वाले दिन तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे पास कुछ मशीन है क्या। वो कहता है हाँ मेरे पास ना एक मशीन है 500 रुपए की। तुम्हारे पास कुछ फर्नीचर है क्या, कह रहा हाँ मेरे पास फर्नीचर है 200 रुपए का। कह रहा तुम्हारी कोई लेनदारी है, कोई डेटर वेटर है, कुछ लोग उधार में ले जाते हैं ना पान, कहते पैसे बाद में दे देंगे। तो कह रहा है हाँ कुछ डेटर्स हैं मेरे को ना 150 रुपए ले रहे हैं रामू से।
और मैंने कहा कि बताओ तुम्हारे गले में कितना नकद रखा है कैश, तो वो कहता है कि मेरे पास 250 रुपये कैश रखा है। तो वो अपनी कुछ जानकारी ऐसे बता देता है ना, तो हम कहते हैं ठीक है। फिर हम कहते हैं तुम्हारी कोई देनदारी है क्या, कुछ तुम्हें पैसे वैसे देने, किसी को तुमने पान के पत्ते खरीदे थे उधार पे, उसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं हाँ मेरे कुछ देनदारी भी है, क्रेडिटर्स हैं 200 रुपये के मान लेते हैं। कहता बस ये है। तो अब समझ गए कहानी। तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद हम खुद निकाल लेते हैं कि उसकी कैपिटल क्या रहेगी। तो जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में अगर हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1100, राइट। और क्रेडिटर्स जो हैं वो 200 अगर मैं हटा दूंगा तो हम उसको बताएंगे कि देख इसका मतलब तेरी बिजनेस में पूंजी जो है वो 900 रुपए की लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो अगर उसने ओपनिंग कैपिटल नहीं बताई तो फिर हम ये ओपनिंग वाली डेट का प्रिपेयर कर लेते हैं, और अगर उसने क्लोजिंग भी कैपिटल नहीं बताई तो हम सेम चीज़ें क्लोजिंग वाली डेट का भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि उसकी कैपिटल कितनी थी। तो क्लियर हो गया पॉइंट। बस, तो ये आपका सीए इंटर का 8 नंबर का सवाल बन जाएगा जो भी हम करेंगे। तो वो आपसे क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल तो छुपा के रखेगा, पर वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल वो दे देगा, उसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे। बस, तो 8 नंबर आपके पक्के। क्लियर। तो बस इसका कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो आप इसके नीचे कॉन्सेप्चुअल एक मतलब क्लोज कर सकते हो। तो मेथड 1 जो है उसकी कहानी यही है। अब हम इसके 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या है। चलो, तो इलस्ट्रेशन 1 से शुरू करेंगे, एक बार पढ़ते हैं, पूरा समझ भी लेंगे, कोई नया पॉइंट आएगा तो। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स as on 31 March 2001 and 31 March 2002 are as follows। तो मिस्टर एक्स ने 31 मार्च 2001 और 31 मार्च 2002 के अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज हमें बताए हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड। और उसने अपनी लाइबिलिटीज भी बताई हैं, लोन्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब उसने हमें क्या नहीं बताया, कैपिटल नहीं बताई। इसका मतलब कि उस आदमी ने हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की जानकारी तो दे दी, लेकिन उसने हमें ना ही कैपिटल ओपनिंग बताई और ना ही कैपिटल उसने क्लोजिंग बताई, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर लेंगे। फिर वो कह रहा है, लेकिन कुछ जानकारी दे रहा है, डिसाइडेड टू डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 2.5%, 2.5% पर एनम, फर्नीचर बाय 10% पर एनम, ठीक है। कह रहा है कि उसने ये भी डिसाइड करा कि बिल्डिंग जो है वो 2.5% डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो 1 लाख की बिल्डिंग अगर 2.5% डेप्रीशिएट हो जाएगी तो अब कितने की बचेगी वो, 97,500 की। तो पहला क्वेश्चन मार्क आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह फर्नीचर अगर 10% डेप्रीशिएट हो जाएगा तो कितने का बचेगा, 45,000 का। तो आपका दूसरा क्वेश्चन मार्क भी सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है, 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वॉज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो अब ये क्या मतलब है, कह रहा है कि प्रोप्राइटर की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो मैच्योर हो गई। तो मतलब एक तरह से कि ये उसका अपना पर्सनल पैसा है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ये उसका अपना पर्सनल पैसा है। पर उसने ये डिसाइड करा कि चलो मैं इसको ना बिजनेस में ही छोड़ देता हूँ, या इस पैसे को मैं बिजनेस में रिटेन कर देता हूँ। तो ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली आपको एडिशनल कैपिटल दे रखी है दूसरी भाषा में। यानी कि उसने 40,000 रुपए जो अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा मिला वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया, कहा कि इसको बिजनेस में छोड़ देता हूं। तो दैट मीन्स ये और पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है एक प्रकार से। तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई। और प्रोप्राइटर टुक 2,000 रुपए पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। अब ये प्रोप्राइटर हर महीने 2,000 रुपए विड्रॉ भी कर रहा है अपने घरेलू काम के लिए। तो साल के कितने बन गए, 24,000। तो ये उसने दे दी है ड्राइंग्स। तो एक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट सवाल तैयार हो गया अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। चलो, वैसे तो क्वेश्चन कह रहा है
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2001 एंड 31 मार्च 2002। चलो तो सॉल्यूशन साथ साथ कर लेते हैं। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, आइए तो हेडिंग डाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और अब इसमें बना लेते हैं हम लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज और 2 कॉलम्स बना लेना, और राइट साइड पे एसेट्स 2 कॉलम्स बना लेना। मतलब हम कॉलमनर फॉर्म में काम कर लेंगे ना, क्यों 2-2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अलग से बनाने। तो लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज आ जाएंगी 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, और राइट साइड पे एसेट्स आ जाएंगे 31 मार्च 2001 और 31 मार्च 2002। तो कॉलमनर फॉर्म में बना लेते हैं। चलो तो अब उसने एसेट्स जो जो दे रखे थे वो लिखते हैं। तो सबसे पहले उसने दिया था हमें बिल्डिंग, ओपनिंग में था 1 लाख और क्लोजिंग में हमने निकाल लिया था 97,500। फिर दूसरा उसने दिया है फर्नीचर, ओपनिंग में है 50,000 और क्लोजिंग में हमने निकाल लिया था 45,000। बस है ना, इन 2 में तो मेहनत करी, उसके बाद तो वो भी नहीं, उसके बाद तो बस चेपना है। फिर इन्वेंट्री, ओपनिंग में 1,20,000 और क्लोजिंग में 270। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग में 40, क्लोजिंग में 90। उसके बाद बैंक बैलेंस, ओपनिंग में 70 और क्लोजिंग में 85। और फिर उसके बाद कैश बैलेंस, ओपनिंग में 1200 और क्लोजिंग में 3200। ठीक है ना। तो एसेट्स तो सारे कंप्लीट हो गए। फिर उसने लायबिलिटीज़ क्या क्या बताई थी। लायबिलिटीज़ उसने बताई थी, एक तो लोन्स, ओपनिंग में 1 लाख और क्लोजिंग में 80। उसके बाद क्रेडिटर्स, ओपनिंग में 40 और क्लोजिंग में 70। बस यही थी 2 जानकारी। तो पहले हम ओपनिंग का निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग का एसेट साइड जोड़ लेते हैं, क्या आ रहा है 381,200। 381,200। तो आप 381,200 में से 1,40,000 माइनस कर दो, तो 241,200। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है बेसिकली पता लग गई या आ गई 241,200। बस इसी तरह क्लोजिंग वाला भी टोटल कर लो एसेट साइड का। 590,700, 590,700, 590,700 में से 1.5 लाख माइनस कर दो, तो 440,700। 440,700। तो ये एज ऑन डेट्स उसकी कैपिटल्स हमें पता लग गई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब हो गया एक तरह से बैलेंस शीट, सिंपल। ठीक है। अब लगे हाथ प्रॉफिट भी निकाल ही लेते हैं, अब तो हमें आता है। तो हम फॉर्मूला अगर लिखें, क्लोजिंग कैपिटल
4,40,700 प्लस क्या, ड्राइंग्स। तो उसने कितनी ड्राइंग्स करी पूरे साल? 24,000, सही। उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल, वो कितने रुपए घर से और लाया? 40,000, वो माइनस कर देते हैं। और माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी? 241, 200। तो ये आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। पॉजिटिव ही आ रहा है वैसे तो, अगर नेगेटिव आता तो आप लॉस लिख देते। तो कितना बच रहा है? 183,500। तो बेसिकली हमने इस पनवाड़ी का प्रॉफिट निकाल लिया। सिंपल, बस। तो यही था। तो इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 जो है वो दोनों हमारे कंप्लीट। तो इलस्ट्रेशन 1 में कह रहा था खाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, वो हमने ऊपर बना लिया। और इलस्ट्रेशन 2 में कह रहा था कि आप इसी पनवाड़ी का प्रॉफिट भी निकाल दो, तो हमने इसका प्रॉफिट भी निकाल दिया। ठीक है, तो समझ आया ये बेसिक? चलो ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं एक बार। ये एग्जाम में आया है तो इसलिए इस पे आप एक स्टार लगा लो। ये वाला एग्जाम में आ चुका है, बस लैंग्वेज बदल के, कहानियां बदल के, नाम बदल के। तो इसमें लिखा है द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती। तो श्री मोती की इनकम को इनकम टैक्स ऑफिसर ने एसेस करा। एसेस जो है वैसे आप टैक्स में पढ़ोगे, एसेस करने का मतलब होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जांच पड़ताल जो करते हैं, है ना, एसेस करता है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000, 2001 एंड 2001, 2002 फील्स दैट श्री मोती हैज़ नॉट डिस्क्लोज्ड द फुल इनकम। अच्छा, तो देखो इतनी कहानी बना देता हूँ। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जो श्री मोती हैं, इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2001 और फाइनेंशियल ईयर 2002 की इनकम जो है वो प्रॉपरली बताई नहीं है, छुपाई है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ श्री मोती एज ऑन 1 अप्रैल 2000। उन्होंने श्री मोती की एसेट्स और लाइबिलिटीज की हमें जानकारी दी है 1 अप्रैल 2000 की, यानी इस दिन की, एंड 1 अप्रैल 2002। 1 अप्रैल 2002 कब आएगा? 1 अप्रैल 2002 आएगा तीसरे साल का पहला दिन। तो बेसिकली ओपनिंग वाले को मैं नीला हाईलाइट कर देता हूं, यानी 1 अप्रैल 2000, और क्लोजिंग वाले को पीला हाईलाइट कर देता हूं, यानी 1 अप्रैल 2002। तो इसमें 2 साल है, इसमें ड्यूरेशन जो है 2 साल का है। तो क्या है जानकारी देख लेते हैं मिस्टर श्री मोती की। तो 1 अप्रैल 2000 की जानकारी में तो एसेट्स लिखे हैं, चलो ठीक है, तो जो भी है बाद में देख लेंगे। अब कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी, मतलब ये भी उसने एक बिजनेस में एसेट दिखा रखा है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, दिखा रखा है तो आपको, आपके पेट में नहीं दर्द होना चाहिए। उसने बीवी के गहने अगर बिजनेस में एसेट की तरह दिखा रखे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। लाइबिलिटीज, ओइंग टू मोतीज ब्रदर, भाई से लोन ले रखा है, और सन्ड्री क्रेडिट है, तो ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, हमें वैसे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद 1 अप्रैल 2002 एसेट्स, कैश, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, वाइफ्स ज्वेलरी, बीवी के गहने, तो देखो बढ़ गए। सिर्फ नोटिस करवा रहा हूं आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली क्वालिटीज अभी से दिलवा रहा हूं आपने। तो बीवी के गहने 75,000 रुपए के थे और बीवी के गहने बढ़ गए, तो इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिसर को डाउट हुआ कि तुम्हारे बीवी के गहनों की कीमत बढ़ रही है तुम्हारे बिजनेस में। बाकी उसके बाद एसेट में लिखा है लोन टू मोतीज ब्रदर, उल्टा हो गया, मतलब देख रहे हो, इस बार भाई को उसने लोन दे रखा है 2 साल बाद। तो 2 साल पहले भाई से लोन ले रखा था और अभी 2 साल बाद भाई को लोन दे रखा है,
तो मतलब ये समझ जाएंगे हम, और लाइबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द 2 years, इन 2 सालों के दौरान द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 रुपये पर मंथ। तो घर के खर्चे जो थे इन 2 सालों में वो 4,000 रुपये पर मंथ थे। तो आप इससे ये ड्राइंग्स निकाल सकते हो। तो 1 साल में कितने खर्चे हो गए, 48, है ना। तो 2 साल में कितने हो गए, 96। तो ये ड्राइंग्स है। क्लियर हो गया पॉइंट, क्योंकि डोमेस्टिक खर्चे 4,000 हर महीने कर रहा है वो, तो इसका मतलब आपको ये बात बता रहा है इनडायरेक्टली कि ये उसने ड्राइंग करी, पर्सनल खर्चे करे। अब आगे जो अंग्रेजी है वो थोड़ा सा बस मुझे समझानी है, मेन तो उसी के लिए क्वेश्चन है। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स वर 1,05,000 फॉर 2001 एंड 1,23,000 फॉर 2002 रिस्पेक्टिवली। डिक्लेयर्ड इनकम का क्या मतलब होता है, डिक्लेयर्ड इनकम का मतलब होता है कि श्री मोती ने जो अपने हिसाब से इनकम निकाली है वो ये निकाली है। तो श्री मोती पता है क्या कह रहा है कि मैंने 2 साल में 2,28,000 रुपए कमाए हैं। तो श्री मोती के हिसाब से ये 2 साल की ये इनकम है या ये प्रॉफिट है, ये समझ लो। तो श्री मोती ये कह रहे हैं कि 2 साल में मेरी इनकम 2,28,000 है, श्री मोती ये कह रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना है, लास्ट लाइन पढ़ो, स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, क्या श्री मोती ने अपनी इनकम कुछ गड़बड़ बताई है। अब हमें चेक करना है। एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग्स, तो हमें बेसिकली वर्किंग्स करने हैं। तो समझ गए पहले क्वेश्चन। तो अभी लास्ट लाइन छोड़ देते हैं। तो पहले हम अपना वही काम करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, फॉर्मूला पुट करके पहले श्री मोती का 2 साल का प्रॉफिट निकालते हैं। चलो, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का ढांचा खींचते हैं। तो लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज, राइट साइड पे एसेट्स, और कॉलमनर फॉर्म के बना लेते हैं। तो लाइबिलिटीज, फिर 1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 2002, एसेट्स 1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 2002। चलो, तो अब पूछ लेते हैं बच्चों से। तो पहले एसेट्स में क्या क्या दे रखा था उसने शुरुआती दौर में, कैश इन हैंड, ओपनिंग में है 25,500, क्लोजिंग में है 16,000। उसके बाद है इन्वेंट्री, ओपनिंग में है 56,000 और क्लोजिंग में है 91,500। उसके बाद डेटर्स, ओपनिंग में है 41,500, क्लोजिंग में है 52,500। लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग में है 190 और क्लोजिंग में भी है 190। वाइफ्स ज्वेलरी, ओपनिंग में है 75, क्लोजिंग में है 125। उसके बाद मोटर कार शायद ओपनिंग में नहीं है, तो इसने गाड़ी भी खरीद ली 125। और फिर लोन टू ब्रदर, तो ओपनिंग में तो नहीं है, क्लोजिंग में है 20,000। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या क्या दे रखी थी।
लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स ओपनिंग में है 35, क्लोजिंग में है 55, और फिर लोन फ्रॉम ब्रदर ओपनिंग में ले रखा था उसने 40,000 का लोन, क्लोजिंग में नहीं था, है ना। क्लोजिंग में तो उल्टा हो गया था, दे दिया था उसने। यही है जानकारियाँ, ठीक है। तो अब हम पहले ओपनिंग निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग का एसेट साइड का टोटल कर लो, कितना आ रहा है 388। तो 388 में से ये दोनों माइनस कर देते हैं 75, तो 3,13,000। तो इसका मतलब हमें पता चल गई कैपिटल है 3,13,000 ओपनिंग। फिर इसी तरह क्लोजिंग का भी टोटल कर लेते हैं एसेट साइड का, 6,20,000, 6,20,000। तो 6,20,000 में से 55 माइनस कर दो, 565। तो ये हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकाले, यहां तक ओके। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 565 प्लस ड्राइंग्स हमने निकाली थी, है ना, 4,000 1 साल की, तो 2 साल की हो गई 96, ठीक है। उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल, वो भी शायद उसने दे रखी थी, कितनी थी एडिशनल कैपिटल? अच्छा नहीं दे रखी, 0, ओके। और माइनस ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ली थी 3,13,000। तो इसका मतलब ये हम लिखेंगे, ये हमें पता लग गई इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग 2000, 2001 एंड 2001-2002, मतलब वही 2 साल की इनकम पता लग जाएगी इसकी। अब श्री मोती के अभी अब दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा कि श्री मोती क्या सही कह रहा था कि झूठ कह रहा था। तो कितनी आ रही है ये बताओ? 348, ओके। 3,48,000, 3,48,000, 348। और डिक्लेयर्ड इनकम कितनी थी? डिक्लेयर्ड इनकम थी 2,28,000। इसका मतलब उसने छुपाया है ना। एक्चुअल इनकम उसकी है 348, जबकि उसने इनकम टैक्स वालों को बताया सिर्फ 228। तो हम इसको बोलते हैं सप्रेस्ड इनकम। सप्रेस्ड मतलब छुपाया, देयरफॉर सप्रेस्ड इनकम, सप्रेस करना है ना, छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं। तो इसकी सप्रेस्ड इनकम कितनी हो गई? 1,20। तो ये बेसिकली हम बस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन बेसिकली। तो इसका मतलब श्री मोती जो है वो झूठ बोल रहा है और इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन करेक्ट है, वो सही है इनकम टैक्स ऑफिसर। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है इस पे बस आप लिख लो 100%। तो इस मेथड से अगर कोई क्वेश्चन आपको बार बार करना है रिवीजन में, वो ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन की क्या कह रहा है। A and B are in partnership having profit sharing ratio 2:1। तो इसमें थोड़े से मसाले हैं, क्योंकि एक पहली बात तो ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ डाल रहा है बस सवाल। तो इसमें 2 पार्टनर्स हैं A और B जिनका रेशियो है 2:1। अच्छा, अब इस अकाउंटिंग में हम वैसे भी पार्टनरशिप कवर नहीं कर रहे होते,
वो वैसे भी पेपर 5 में कवर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या करता है, चेक करता है बच्चे को कि बच्चा ऐसे तो नहीं रट के आ गया बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तो मतलब थोड़ी सी वेराइटी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। चलो ठीक है, तो उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या जानकारी दे रखी है। फर्नीचर है तो ये तो एसेट हो गया। एडवांसेस ये क्या है, एसेट्स, ठीक है। एडवांस का मतलब हमेशा होता है कि हमने एडवांस दिया है। फिर क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, डेटर्स, एसेट, इन्वेंट्री, एसेट, लोन, लाइबिलिटी और कैश एट बैंक, एसेट, ठीक है ना। तो चलो, तो इस बार दूसरी वो क्या कर रहा है समस्या, आपको इकट्ठे एसेट इकट्ठे लाइबिलिटी नहीं दे रहा, मिक्स दे रहा है ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो। फिर उसके बाद लिखा है द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी एट 2000 रुपये पर मंथ। तो पार्टनर्स को 2000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो ऐसे लिख लेते हैं, 24,000 रुपये हो गया साल का, तो ए को भी 24 और बी को भी 24,000 की सैलरी मिलेगी साल की। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये लाइन पढ़ के ऑब्वियसली बच्चों को डर तो लगेगा, क्योंकि ये सब बातें हमने वैसे बचपन में पढ़ी होती हैं लेकिन हमें याद नहीं होती हैं। तो कोई नहीं, हम इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे, समझेंगे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट वर्ड का मतलब ये होता है कि जितनी होनी चाहिए, उन्होंने उतनी कैपिटल लगा रखी जितनी होनी चाहिए, ये मतलब है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट इज पेड एट 6% ऑन कैपिटल। हम इनको कैपिटल पर 6% का क्या देते हैं, ब्याज भी देते हैं, ठीक है। एंड चार्ज 10% ऑन ड्रॉइंग्स, और ड्राइंग्स पर 10% लेते भी हैं। तो हम इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देते भी हैं और इनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट इनसे लेते भी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी ने जो ड्राइंग्स करी हैं वो कैसे कैसे करी हैं। तो भाई ऑब्वियसली हर व्यक्ति कोई ऐसा तो है नहीं रेगुलर ड्राइंग्स करेगा। तो अगर मैं पहले ए की बात करूं तो ए ने 30 अप्रैल को 2000 रुपये निकाले, 30 जून को 4000 रुपये निकाले और 31 दिसंबर को 2000 रुपये निकाले। बी की अगर मैं बात करूं तो बी ने 31 मई को 2000 रुपये निकाले, 30 सितंबर को 6000 रुपये निकाले और 28 फरवरी को 8000 रुपये निकाले। तो इस टेबल से बस हम क्या करेंगे, मेन यूज क्या है, हमें ए और बी की अलग अलग टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालने हैं, वो हम निकाल देंगे, ठीक है। फिर लिखा है ऑन 30 जून, 30 जून को क्या हुआ, दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर। फिर उन्होंने अपने साथ सी को भी ज्वाइन करवा लिया कि तुम भी आ जाओ और तुम्हें हम 1/3 हिस्सा दे देंगे। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000, तो वो 1/3 हिस्से के लिए 75,000 रुपए लेकर आया। सी इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ 9 मंथ्स प्रॉफिट, जो लॉजिकल है क्योंकि सी 30 जून को आ रहा है, 1 अप्रैल से साल शुरू हो जाता है, तो 30 जून को आने का मतलब है कि सी को इस साल आप सिर्फ कितने महीने के प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, 9 महीने का। तो ये वैसे कॉमन सेंस का पॉइंट है, पर फिर भी उसने लिख दिया तो आप बच गए गलती से, नहीं तो आप गलती करते, आप पूरा प्रॉफिट देते। लेकिन उसने फिर भी क्लियर कर दिया कि आप सी को सिर्फ 9 महीने के ही प्रॉफिट का हिस्सा दोगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 1:1:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बन गया इक्वल। तो पहले कितना था ए और बी का, 2:1, लेकिन अब सी के आ जाने के बाद नया रेशियो इनका कितना बन गया, 1:1:1 इक्वल बन गया। फिर लिखा है ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। अब देखो इस लाइन का क्या लिंक है, जब हम ए और बी अकेले दोनों जने काम करते थे तो ए का देखो हिस्सा जो है वो ज्यादा था। तो मान लो मैं किसी के साथ पार्टनर हूं तो वहां पे मैंने ज्यादा पूंजी लगा रखी है और दूसरे ने कम, 2:1। अब तीसरा जना जब आया तो अब हम तीनों बराबर के हो गए, तो इसका मतलब मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगे हुए होंगे ना बिजनेस में, तो मैं कुछ पैसा अपना विड्रॉ कर लूंगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर। तो ए ने अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है वो निकाल लिया, क्योंकि पहले मैंने 2/3 हिस्सा लगा रखा था और अब मेरा 1/3 हिस्सा है, तो मैं अपना एक्स्ट्रा पैसा निकाल लूंगा। बाकी कह रहा है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। चलो ये हम कर लेंगे।
न्यू परचेजेस 10,000 में बी डेप्रीशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ अ ईयर। कह रहे जो आपने नए फर्नीचर खरीदे हैं 10,000 के इस साल, उस पे सिर्फ आप 1/4 ईयर का ही डेप्रीसिएशन लगाइएगा। तो यानी कि इस पे हम सिर्फ 1/4 ईयर का मतलब हो गया 3 महीने का, 3 महीने का ही डेप्रीसिएशन लगाएंगे, है ना। 1/4 ईयर का मतलब हो गया 3 महीने। फिर कह रहा है करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2001, ये उनके बैलेंसेस बता रहा है। ए का है 5,000 क्रेडिट और बी का है 2,000 डेबिट। तो एक बार ऊपर जानकारी देखते हैं, दिखा देते हैं आपको। तो 31 मार्च 2001 का मतलब है बिल्कुल शुरुआत वाला दिन, ओपनिंग वाला दिन, है ना, जहां से शुरू हुई कहानी। तो एक बार चित्र भी बनाऊंगा अभी आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो हम कर लेंगे। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, इसमें आपकी जान सूखेगी, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी हम कर लेंगे। तो 2 चीजें तो सिंपल हो गई, एक में आपकी जान सूखेगी तो मैं आपको बचा दूंगा। एज ऑन 31 मार्च 2002। चलो तो पहले अब एक बार पूरा हम इसको क्रिस्प कर लेते हैं ताकि माइंड में पहले क्वेश्चन आपका थोड़ा सा फिक्स सा हो जाए। तो देखो अभी कुछ लिखना नहीं चाहें आप, इसमें हमारी ओपनिंग कब हो रही है, 1 मार्च 2001 को। तो उस दिन कितने पार्टनर हैं, सिर्फ ए और बी, जिनका रेशियो है 2:1, ठीक है। फिर 1 साल बाद 31 मार्च 2002 को फिर से इनकी हमें कुछ बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब कुछ हमें जानकारी दे रखी है, देखो 31 मार्च 2002 की, और अभी तक भी ये 2 ही पार्टनर्स हैं। तो अगर आप इस 1 साल को देखो तो इस 1 साल में उसने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से जितने भी एसेट और लायबिलिटी की जानकारी दे रखी है उससे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बना ही लोगे, ठीक है। फिर उसने बोला कि हम पार्टनर्स को साल भर में सैलरी भी देते हैं, तो वो भी हम दे देंगे। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, वो भी हम दे देंगे। और हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते भी हैं, तो वो भी हम ले लेंगे। मतलब ये कुछ बीच में ऐसी चीजें आ गई जो हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद क्या हुआ, हाँ 30 जून 2002 को। अब 30 जून 2002 को अब एक नया पार्टनर सी और आ गया, तो उसके आते ही अब ये 3 पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म बन गई, जो कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। तो यही है डेट शायद उसकी, या कोई और है डेट? अच्छा पहले ही है डेट, ओके। तो 30 जून 2000, अच्छा 30 जून को ही आ गया, ओके ठीक है। तो बीच में ही कर देता हूँ, सॉरी सी, तुम्हें आगे लेके गए, तो सी को बीच में ही कर देता हूँ। तो सी जो है वो यहाँ पर आ गया 30 जून को। तो यहाँ पर आते ही अब ये 3 पार्टनर्स की फर्म बन गई 1:1:1 की। तो ये बेसिकली सवाल बन गया। तो इसमें हमसे एक तो कह रहा है करंट अकाउंट बना दो तीनों पार्टनर्स का, वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और साथ ही साथ कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और प्रॉफिट बनाना है या प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। चलो तो पहले हम सारे ढांचे बना लेते हैं, फिर सारी वर्किंग कर लेंगे साथ साथ। तो अब आप लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लायबिलिटीज 2 कॉलम के बना लो, राइट साइड एसेट 2 कॉलम के बना लो, ठीक है। तो आप भी बनाओ साथ साथ। तो 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002 एसेट्स। तो 31 मार्च 2001 से पहले शुरू कर लेते हैं।
तो उसने हमें क्या क्या दे रखे हैं एसेट्स में, बताओ जानकारी उसने क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले फर्नीचर, ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्नीचर 1,20,000, ठीक है ना। अब क्लोजिंग के भी अभी लिख रहे हो, दिमाग लगा के अभी कर लेते हैं। तो क्लोजिंग के बारे में उसने क्या बोला था? हाँ, 10,000 पर डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो खाली 3 ही महीने का लगाना है, तो वो लगा के माइनस करके क्या बचेगी क्लोजिंग में वैल्यू? ठीक है, तो 1,17,750 सितारा। तो क्लियर हो गया ये आपने फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन जो लगाया, जो उसने लिखा था कि जो आपने 10,000 का जो खरीदा उस पर सिर्फ कितने महीने का लगाना था? 1/4 फॉर अ ईयर। तो क्या वैल्यू आई होगी वो? हाँ, तो कितनी आ रही है? 2250। तो 2250 आप माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, तो फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू बच गई 117,750। फिर उसके बाद और क्या दे रखा है उसने एसेट्स में? अगला आइटम एडवांसेस, ओपनिंग में 70, क्लोजिंग में 50। फिर उसके बाद दे रखे हैं डेटर्स, ठीक है, ओपनिंग में 40, क्लोजिंग में 45। और दे रखा है मेरे ख्याल से इन्वेंट्री, ओपनिंग में 60 और क्लोजिंग में 74,750। कैश एट बैंक, ओपनिंग में 50, क्लोजिंग में 140। और क्या जानकारी दे रखी है उसने? लोन दे रखा है, ओपनिंग में 80, क्लोजिंग में 0, ठीक है। क्रेडिटर्स, ओपनिंग में 32 और क्लोजिंग में 30। हाँ, अब उसने आपको 31 मार्च 2001 के करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे थे। भाई ये पार्टनर्स की बैलेंस शीट बन रही है, तो पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स भी होंगे और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी तो बैलेंस शीट में नजर आएंगे। तो उसने आपको 31 मार्च 2001 को क्या क्या बैलेंस दे रखे थे ए और बी के? ठीक है, तो बी का दे रखा था 2000 डेबिट, तो बी का मैं एसेट साइड पर लिखूंगा फिर। और ए का दे रखा था 5000 क्रेडिट, तो ए का मैं लायबिलिटी साइड पर लिखूंगा। तो ओपनिंग वाले फिगर्स ये लिखेंगे, बाकी क्लोजिंग तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो अभी छोड़ दो, वो तो है ना, वो तो अभी निकालने पड़ेंगे। तो ये भी हो गया। अब हम बैलेंस शीट ओपनिंग वाली ही क्लोज करेंगे, क्लोजिंग तो अभी क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि क्लोजिंग की तो अभी हमारे पास पूरी जानकारी है ही नहीं। क्लोजिंग तक में तो सी भी आ गया था ना, तो क्लोजिंग मत क्लोज करना, बस ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल तो निकल जाएगी, तो एसेट साइड का टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 342, ठीक है, 342। तो अब जो फिगर बचेगी बस वो ओरली बताना, लिखना मत, आप मत लिखना। 342 में से ये तीनों माइनस कर दो, 80, 32 और 5, 225। अभी आप मत लिखना लेकिन, ठीक है, आप मत लिखना। तो साधारण सोल प्रोप्राइटर का सवाल होता तो आप ऐसे लिख देते कैपिटल 225, है ना, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं, ये तो पार्टनरशिप है। इसका मतलब कैपिटल तो है 225, नो डाउट, लेकिन ये कैपिटल 225 दो पार्टनर्स की है,
दो पार्टनर्स कौन कौन थे शुरू में? ए और बी, यही है ना कहानी। तो अब इसका मतलब कैपिटल है तो 225 लेकिन दोनों की मिलाकर है। अब उसने एक लाइन बोल रखी थी कि भाई उनकी कैपिटल लगी हुई है प्रोपोर्शनेट, मतलब जितनी होनी चाहिए। अब ए और बी का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? 2:1। तो इसका मतलब ये 225 की कैपिटल भी 2:1 में लगी हुई होगी। तो कितनी कितनी बन गई? 1.5 लाख और 75। तो ये सबको बिल्कुल क्लियर हो गया। इस पर मैं सितारा लगा देता हूँ, ठीक है ना। बैलेंसिंग फिगर है ये। तो वैसे बैलेंसिंग फिगर 225 आ रही है, लेकिन उस 225 को हमने एक साथ नहीं लिखना कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है। क्लियर? ठीक है, तो पहले आप यहां तक नोट कर लो। तो अब हम कुछ वर्किंग्स और कर लेते हैं। तो इसको आप भी ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल। तो फिर हम इसके नीचे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो अभी तो मैं यहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हम पार्टनर्स की पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा करेंगे, आपके साथ वर्किंग कर लेते हैं। तो इसमें आप 3 कॉलम बना लो ऐसा, ए बी सी। अब ए की कैपिटल कितनी थी बताओ जल्दी से? 1.5 लाख। ओपनिंग में 1.5 लाख रुपए की कैपिटल थी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितने प्रतिशत दे रहे हैं? 6%, राइट। अब ये उसकी कैपिटल ए की जो है 1.5 लाख, ये अप्रैल मई जून तक तो एज इट इज 1.5 लाख ही रही होगी। फिर उसके बाद सी आ गया था, और सी अपने साथ कितनी कैपिटल लाया था? 75। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं विजुअलाइजेशन के लिए। आपकी ओपनिंग में कैपिटल जो अभी अभी निकली थी वो कितनी निकली थी? 2,25,000, राइट। उस 2,25,000 का ब्रेकअप कुछ ऐसा था कि उसमें 2/3 हिस्सा ए का था और 1/3 हिस्सा बी का था, यही था। लेकिन अब 30 जून को सी आया और लिखा है कि सी जो है वो अपने लिए 75,000 लाया, और अब जो है शेयर जो है इक्वल हो गया। तो इसका मतलब सी का भी 75, बी का भी 75 और ए का भी 75 ही बचा ना। तभी उसने वो लाइन दे रखी थी कि ए ने अपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए। अब आप समझ रहे हो कि ए ने कितना विड्रॉ करा होगा बताओ? 75। क्लियर हो गई कहानी? वेरी गुड। तो 30 जून को कैपिटल्स जो है बदल गई होंगी। तो अब आप ए को जो 1.5 लाख पर इंटरेस्ट दोगे वो सिर्फ कितने महीने का दोगे? 3 महीने का दोगे। पॉइंट याद आ गया ये? और अब क्योंकि ए की कैपिटल सिर्फ 75 हो गई, तो अब ए को जो 6% अगले 9 महीने ब्याज मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 75 पे। तो बेसिकली आपको ये दोनों सॉल्व करके जोड़ के लिखने हैं, तो आपका ए का आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलसी पर जोड़ लो, 56, 25, 25, ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 5625। तो उसको पहले 1.5 लाख पर 3 महीने तक ब्याज मिला, फिर उसने 75,000 अपनी विड्रॉ कर ली कैपिटल, तो अगले 9 महीने उसको 75,000 पर ब्याज मिला। अच्छा, अब बी का बताओ। बी उसकी तो पूरी शुरू में भी 75 थी, सी आ गया उसके बाद भी 75 ही थी, तो उसको तो पूरा 6% ही मिल जाएगा पूरे साल का, तो 4500। ठीक है, तो बी का इंटरेस्ट तो आ गया 4500। ये भी क्लियर? अच्छा, सी आया ही 30 जून को, वेरी गुड, और वो 75,000 अपनी पूंजी लाया, तो उसको आप 6% ब्याज दोगे सिर्फ 9 महीने का। तो ये निकाल लो 3375।
तो ये हमने एक वर्किंग कर ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये हम तीनों चीजें पार्टनर्स को दे देंगे, राइट? ठीक है। अब दूसरी वर्किंग कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे तो मेरा मन कर रहा है आपसे निकलवाऊं हाँ, क्योंकि ए और बी इन्होंने विड्रॉ करा अलग अलग डेट्स पर, तो पहले ए की निकालनी है। तो पहले ए की निकाल लेते हैं। तो ए ने सबसे पहले कब विड्रॉ करा था? 1 मई को 2000 रुपये, सॉरी 30 अप्रैल को 2000 रुपये। तो 2000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट कितने महीने का? 11 महीने का, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद आप काउंट करोगे 31 मार्च तक, तो 11 महीने हो जाएंगे। प्लस फिर अगली ड्राइंग उसने कब करी थी? 30 जून को 4000 रुपये निकाले, तो 4000 रुपये पे 10% कितने महीने का? 9 महीने का। फिर उसने 31 दिसंबर को 2000 रुपये फिर निकाल लिए थे, तो आप फिर से 10% 2000 पर कितने महीने का? सिर्फ 3 महीने का। तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। तो अब आप इन तीनों को जोड़ लो, क्या आएगा? 183.33, मतलब 183 लिख लो चाहे, 300 और 50। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ गया वो आ गया 533। तो ए से हम 533 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का भी इसी तरह निकाल लो फटाफट। तो बस आप महीने बता देना, वर्किंग मैं कर लूँगा। तो सबसे पहले उसने कितने रुपए निकाले? 2000 रुपये। तो 10% ब्याज 31 में, यानी कितने महीने? 10 महीने। फिर कब निकाले उसने? 6000 रुपये। कौन सी तारीख को? 30 सितंबर, तो 6 महीने। और फिर कब निकाले उसने? 28 फरवरी, 8000 रुपये, तो सिर्फ एक ही महीने। तो कितना आ जाएगा जी? ये आ गया 167 अप्रॉक्सीमेटली, ये आ गया 300, और ये आ गया 66.66 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आ गया 534 कर देते हैं। तो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 534। तो आप यहां तक नोट कर लो पहले। चलो, तो दो वर्किंग अपनी हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया मेनली, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया हमने मेनली। चलो ठीक है। अब हम बना लेते हैं करंट अकाउंट। तो थोड़ा सा अब हमारे लिए आसान रहेगा। तो क्वेश्चन ने कहा था करंट अकाउंट भी बनाओ। तो करंट अकाउंट बना लेते हैं। याद है बचपन में आप बनाते थे कॉलमनर फॉर्म, ABC ABC, चलो तो अब इसमें लिखते हैं जो जो जानकारी हमें दे रखी थी। तो सबसे पहले साल शुरू हुआ, साल का पहला दिन। तो ए का तो लिखा था
5000 क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस BD, ए में तो लिख लोगे 5000, और बी का कितना दे रखा था 2000 डेबिट बैलेंस, तो बी का आप डेबिट साइड में लिख लोगे टू बैलेंस BD 2000, ठीक है, ये ओके। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स को पूरे साल भर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमने इसीलिए वर्किंग करी थी। ए का हमने क्या फिगर निकाल लिया था 5625, बी का 4500, 3375, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने वर्किंग कर ली थी, तो डेबिट साइड लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए की 533, बी की 534, सी की तो कुछ थी नहीं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम लिखते हैं। एक तो सैलरी, उसने बोला था कि पार्टनर्स को सैलरी भी देता है फर्म, कितनी सैलरी देता है महीने की 2000, तो ए को तो मिलेगी महीने की 2000 के हिसाब से 24000, बी को भी मिलेगी महीने की 2000 के हिसाब से 24000, सी को कितनी मिलेगी 18,000, क्योंकि सी तो 30 जून को आया पार्टनर, तो उसको 9 महीने की ही सैलरी मिलेगी, तो सी को सैलरी मिलेगी 18,000 17। फिर डेबिट साइड में याद है आप ड्राइंग्स भी लिखते हो, टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने जितने रुपए विड्रॉ करे, तो ए ने विड्रॉ करे थे 2000, फिर 4000, फिर 2000, 8000, और बी ने विड्रॉ करे थे 16,000, ठीक है, तो ये भी लिख लिया, यहां तक ओके। अब इसके बाद जो भी इन्हें पूरे साल भर का प्रॉफिट मिलता है, जो फिलहाल अभी मुझे नहीं पता, वो हम इन तीनों को दे देते हैं, यही होता है। और फिर मैं टोटल करता, और टोटल करके क्या बच जाता, टू बैलेंस CD, यानी इनके क्लोजिंग बैलेंसेस बच जाते हैं या बच जाएंगे। तो अब आप बस ध्यान से सुनना, यही होता, करंट अकाउंट ऐसे ही बनेगा, और जो ये इनके क्लोजिंग बैलेंस बचेंगे, वो क्लोजिंग बैलेंस हम कहां लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, क्लोजिंग वाले में, है ना, जो भी इनके बैलेंस बचेंगे। तो अब हमें बस ये बुद्धि लगानी है कि आखिर तीनों को प्रॉफिट मिलेगा कितना। जो असली अब कहानी रुक रही है वो ये रुक रही है कि तीनों को प्रॉफिट मिलेगा कितना। तो अब अगर ये भी मैं करवा दूंगा तो ये हो जाएगी स्पून फीडिंग, है ना। तो इसीलिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, यानी कि बुद्धि आप लगाएंगे 5-10 मिनट, फिर मैं बाद में आपके जब घुटनों में दर्द होगा तो आऊँगा। तो अब आपको ये सोचना है कि इन तीनों को आखिर साल भर का प्रॉफिट कितना मिलेगा, पहले आप सोचें आराम से, फिर चर्चा करेंगे। चलो, तो अब देखो, अभी इस दुविधा से निकलने के लिए हम ऊपर चलते हैं एक बार, और शुरू से शुरू करवा देता हूँ आपको, तो लिंक भी बन जाएगा और आई होप आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर, चलो ओपनिंग तो जो था वो हमारी पूरी तरह से बन चुका। अब आप 31 मार्च 2002 यानी कि जो क्लोजिंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करना। हमने 31 मार्च 2002 के जो भी एसेट्स हैं वो तो सारे लिख रखे हैं, सही, ठीक है। लायबिलिटी में चलो लोन 0 हो गया, क्रेडिटर 0 हो गया। करंट अकाउंट हमें नहीं पता क्या है ना, वो तो मिसिंग है भाई। देखो, ए का करंट अकाउंट क्या है हमें नहीं पता, बी का करंट अकाउंट क्या है क्लोजिंग में हमें नहीं पता, सी का भी क्या करंट अकाउंट है हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल जो है वो 75, 75, 75 है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स रखते हैं अपनी।
तो सबसे पहले तो आप ये कैपिटल्स लिख लो क्लोजिंग के अंदर, ए की, बी की और सी की 75 75 70, ये तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे ये नहीं पता कि ए का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है क्लोजिंग में, मुझे ये नहीं पता बी का क्या है, मुझे ये नहीं पता सी का क्या है, ठीक है। लेकिन इनके जो भी होंगे क्लोजिंग बैलेंसेस वो बैलेंस शीट में तो आ रहे होंगे। तो मान लो ए का जो भी क्लोजिंग है करंट अकाउंट का बैलेंस वो ये आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह मान लो बी का जो भी होगा करंट अकाउंट का बैलेंस वो ये आ रहा होगा, मान लो क्वेश्चन मार्क। इसी तरह सी का मुझे पता भी नहीं है किस साइड बच रहा है, लेकिन मान लो जहां भी बच रहा है मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मान लो इधर बच रहा होगा सी का कुछ भी करंट अकाउंट का बैलेंस, ये आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मुझे तीनों के बैलेंसेस अलग अलग नहीं पता, लेकिन जो भी होंगे वो यहां आएंगे। तो अब मुझे अलग अलग तो नहीं पता, पर मैं एक काम करता हूं, मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ए, बी और सी तीनों के मिलाकर जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो तो मैं निकाल सकता हूं ना, क्योंकि बैलेंस शीट का जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो तीनों के करंट अकाउंट का बैलेंस बचेगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो ये हम सिर्फ रफ में करेंगे कैलकुलेशन। तो एक बार आप एसेट साइड जोड़ो, 427,500 मैं लिख लेता हूं, 427,500, ठीक है। तो ये हमारे 31 मार्च 2002 के टोटल एसेट्स हैं। फिर आप टोटल लायबिलिटीज जो हैं वो भी बताओ। 30 तो वो था, और 70 2,25,000 और 30 वो 2,55। तो अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा तो मैं इस आंसर को ये तो लिख सकता हूं ना कि टोटल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो भी होंगे, अलग अलग नहीं पता मुझे, लेकिन टोटल तो यही होंगे ना। जो ये बच रहा है बैलेंस, कितना बच रहा है? 172,500। तो पहले हम ये एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो पहले आप यहां तक कर लो, लिख लो, ओके। तो ये हमने ये तो पता लगा लिया कि भाई 31 मार्च 2002 को तीनों के मिला के जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये होगी, ये पक्की बात है, ये तय है। अलग अलग मुझे अभी नहीं पता, लेकिन तीनों के मिलाकर तो इतने होंगे। यहां तक ओके हो गया? चलो कर लिया नोट। तो अब आप देखते रहना, लिखना मत, फिगर याद रखना 172,500, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इन तीनों पार्टनर्स के बीच में मैं मान लेता हूं ये लाइन नहीं बनी हुई, ये लाइन नहीं बनी हुई। तो टू बैलेंस CD ABC का जो है तीनों का मिलाकर मैं 172,500 लिख सकता हूं, हां कि ना? लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं टू बैलेंस CD 172,500 लिख सकता हूं, मैं जानता हूं तीनों का मिलाकर तो ये आएगा, अलग अलग मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों का मिलाकर ये आएगा। तो अब मैं पूरे डेबिट साइड को जोड़ लूं और उसमें से पूरी क्रेडिट साइड माइनस कर दूं, तो मुझे पूरा प्रॉफिट पता लग जाएगा। पूरा प्रॉफिट मतलब अलग अलग नहीं पता चलेगा, लेकिन कम से कम पूरा तो पता लग जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये वर्किंग करते हैं। अब आप मत काट देना कहीं आप भी लाइनें उड़ा दो। अब आप पूरा डेबिट साइड जोड़ लो, पूरा डेबिट साइड जोड़ लो। तो 2,000 प्लस 533, ठीक है, एक सेकंड बस। तो ये कितना आ रहा है पूरा डेबिट साइड? 199,567। तो आप देखो सब बच्चे बिल्कुल ओके हैं। और अब पूरा क्रेडिट साइड 5,000 प्लस 5,625 प्लस 4,500 प्लस 3,375 प्लस 24 और 18। तो ये कितना है? 84,500।
तो देखो सब बच्चे बिल्कुल क्लियर हैं। इसका मतलब मुझे ये तो पता है ना कि तीनों का मिलाकर मैं अलग अलग नहीं निकाल सकता, लेकिन तीनों का मिलाकर मैं प्रॉफिट ऑफ फिगर निकाल सकता हूं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये माइनस करके क्या आ रहा है? ठीक है, 1,15,067। ओके, तो ये इसका मतलब आपने मुनाफा निकाल लिया। तो अब आपको सबको समझ आ गया अच्छे से। तो ये थोड़ा सा इसमें पेच फंसा हुआ था, इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस तरह से प्रॉफिट का पता लगा लिया, तो ये निकल गया कि टोटल प्रॉफिट है 1,15,067। क्लियर? तो अब मैं जो है ये अब हटा देता हूं, मैं लाइनें वापस ले आता हूं। तो ये तो हमने सिर्फ एक वर्किंग करनी थी जो कर ली। अब मैं तीनों के अलग अलग प्रॉफिट्स लिख सकता हूं, क्योंकि हमें तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में पता है ना। तो वो फिगर हम अब लिख लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट को अब हम डिवाइड करेंगे और ABC का आंसर निकाल लेंगे अब हम। ठीक है, तो वो इसी के नीचे आप वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वर्किंग है। तो ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपके पूरे 12 महीनों का। तो सबसे पहले तो इस टोटल प्रॉफिट को 3 महीने और 9 महीने में तोड़ लो। तो 3 महीने का बताओ कितना? 3/12 करो, फिर 9 महीने का मैं बताऊंगा। तो 3/12 करो, 28,767। ओके, बस कैलसी पे इसी को इंटू 3 दबा दो, तो 9 महीने का आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि फिगर मैच करने 86,300। तो ये पूरा प्रॉफिट मैंने 3 महीने का शुरू का अलग निकाल लिया, 9 महीने का बाद का अलग निकाल लिया। अब बताओ ये क्यों करा? बिल्कुल सही, क्योंकि शुरू के 3 महीने में 2 पार्टनर्स हैं A और B, जिन्हें मिलेगा 2:1 के हिसाब से। तो ये भी फिगर निकाल लो, 2:1 में कितनी कितनी आएगी? A का कितना? 19,178 और B का 9,589। तो क्लियर हो गया। और जो अगले 9 महीने का प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा? 1:1:1 में। तो A, B और C तीनों में बराबर बांट दो। तो कितना आ रहा है? 28,767। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग जाएगा कि A, B, C तीनों को कितना प्रॉफिट मिलेगा अलग अलग। तो A वाला मैं नीले रंग से कर देता हूं, तो A को टोटल जोड़ सकते हो आप। B वाला मैं हरे रंग से कर देता हूं, तो B का आप जोड़ सकते हो। C तो अकेला अलग है ही। तो बोलो सब बच्चों को क्लियर हो गया? तो हमने अब तीनों का प्रॉफिट अलग अलग निकाल लिया। इसको अब हम खाते में लिख लेते हैं, बस ये हमारा मेन काम हो गया। तो इसको खाते में लिख लेते हैं। तो A का प्रॉफिट आपका आया होगा जुड़ जुड़ा के 47,944। B का आ गया 38,356। C का तो था ही 28,767। तो अब हम जब टोटल करेंगे तो अब हमें तीनों के बैलेंसेस अलग अलग भी पता लग जाएंगे। तो A का टोटल है 82,569, B का टोटल है 66,856 और C का टोटल है 50,142, 50,142। तो इनसे आपके तीनों के बैलेंस आ जाएंगे। तीनों के बैलेंस बैलेंस शीट में भी लिख देंगे। तो A का बैलेंस बच रहा है 74,036, 48,322 और 50,142। तो क्लियर? अब इन तीनों बैलेंस को हम मजे से
बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ले चलते हैं तीनों बैलेंसेस को। आइए, तो बैलेंस शीट में अब हमारे लिए आसान हो गया। तो क्लोजिंग के अंदर ए करंट अकाउंट रेड रंग से लिख देता हूँ ताकि दिखता रहे, वो लिख लेंगे हम 74,036। सी करंट अकाउंट 50,042 और बी का भी अब क्योंकि इधर ही आ गया तो बी का इधर ही लिख देता हूँ। बीज करंट अकाउंट 48,322। तो टोटल तो मैच करेगा ही क्योंकि ऑब्वियसली हमने वो टोटल से ही वो निकाला था। तो टोटल था हमारा कितना था बैलेंस शीट का? 427,500। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन गया एक चीज़, और हमारा करंट अकाउंट बन गया दो चीज़। तो लास्ट चीज़ बस बची है, उसने कहा था कि क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और बना लेते हैं। वैसे तो खैर हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वर्किंग में बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब इसी प्रॉफिट को हम निकाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को। एक बार देख सकते हो आपने ये प्रॉफिट कैसे निकाला था भाई? पहले हमने ये निकाल लिया था टोटल का, माइनस कर दिया था करंट अकाउंट के वो फिगर्स लिख लिए थे और उससे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकाली थी, है ना। तो बस उसी प्रॉफिट को निकालने का वो स्टेटमेंट भी मांग रहा है कि वो मुझे बनाकर दिखाओ जो आपने वैसे वर्किंग में निकाला है। तो वो एक बना लेते हैं, आ जाओ चलो साथ साथ। तो यहां से बनवा देता हूं तो लिंक हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आंसर में जो मांगा है वो हमें कंप्लीट बनाना तो पड़ेगा। तो लिखो करंट अकाउंट बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2002। तो हमने सबसे पहले ये निकाला था ना, देखो 172,500 याद है ना। ये करंट अकाउंट का टोटल हमने लिख लिया था। फिर मैंने आपको प्रॉफिट निकलवाने के लिए क्या कहा था? मैंने कहा था करंट अकाउंट के डेबिट साइड को पूरा जोड़ लो और क्रेडिट साइड वाले को माइनस कर दो। तो डेबिट साइड में और क्या क्या चीजें थी वो जोड़ लो। डेबिट साइड में एक तो तीनों की ड्राइंग्स दे रखी थी, मतलब दोनों की, ए की 8,000 और बी की 16,000, है ना। डेबिट साइड में डेबिट साइड जोड़ रहा हूं बस। और क्या था डेबिट साइड में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़े थे, मतलब दोनों के, सॉरी, 533 और 534, 1067। तो देखो पूरा डेबिट साइड जुड़ गया और आपने इसका टोटल भी निकाला था। वैसे कितना है एक बार बताना डेबिट साइड का? 199,567, है ना। फिर माइनस करा था हमने सारा क्रेडिट साइड वाला। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें थी? एक तो सैलरी, तीनों की सैलरी माइनस कर दो, 24 और 18, 72,000। और क्या था क्रेडिट साइड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी तीनों का माइनस कर दो। कितना था? 5625, 4,500, 3,375, 13,500, है ना। तो फिर हमारा आ गया था प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेसिकली जो हमने वर्किंग करी थी ना वैसे प्लस माइनस उसका उसने का स्टेटमेंट बनाकर दिखाना है। तो ये कितना आ गया प्रॉफिट? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस भी थे करंट अकाउंट के, ओके।
एक सेकेंड, तो वो भी माइनस कर देते हैं, सॉरी, माइनस करंट अकाउंट, हाँ ओपनिंग बैलेंस भी थे, बिल्कुल सही, करंट अकाउंट बैलेंस ओपनिंग। तो ए का था शायद क्रेडिट साइड पे 5000। अच्छा, बी का फिर डेबिट में भी तो था, वो जोड़ना भी चाहिए था, है ना, बी का डेबिट साइड पे लिखा था, तो ऊपर जोड़ दूं, प्लस बीज बैलेंस 2000 ऊपर जोड़ देता हूं, ये टोटल 2000 से और बढ़ा देता हूं, और ए का 5000, मतलब मैं सारी डेबिट साइड जोड़ रहा हूं। अच्छा, वो टोटल 199 ही आया था, अच्छा अच्छा, तो सारी डेबिट साइड जोड़ ली मैंने, मतलब समझ आ गया ना आपको, ये सारी फिगर्स जो हैं ये हमारे करंट अकाउंट की पूरी डेबिट साइड जुड़ गई, और ये सारी फिगर्स जो हैं ये हमारे पूरे करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड जुड़ गई। हमने ऐसे ही निकाला था ना प्रॉफिट, जो निकाला था टोटल प्रॉफिट, तो वही निकाल रहे हैं बेसिकली, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया, वही, वो तो आना ही है, वही 115067। ये सैलरी में 24 प्लस 24 प्लस 18 66 होगा। ये फिगर बस करेक्ट कर लेना, आंसर वैसे सही है। तो ये तुमने जो बताया 72 इसलिए एक गड़बड़ था, बट अब ठीक हो गया।